नमस्ते प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम आप सबके समक्ष जूनियर सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा हेतु हिंदी भाषा से संबंधित प्रैक्टिस सेट संख्या 12 लेके आए हैं। अभी तक हम लोगों ने इससे संबंधित 11 प्रैक्टिस सेट तक देख चुके हैं, जिसका वीडियो जो है मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट पे पड़ा हुआ है, आप वहां से प्राप्त कर देख सकते हैं। इसके अलावा इन सब का जो PDF है मेरे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 से 50 तक समान अध्ययन से संबंधित है। हम लोग हिंदी भाषा से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 से 150 तक देखेंगे। दोस्तों, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का 100 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 से दोस्तों यहाँ मिस प्रिंट हो गया है, क्वेश्चन नंबर 52 छप गया है। राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तक के लेखक कौन है। मुनि जिन विजय हैं, मोती लाल मनारिया है, टीकम सिंह तोमर है, या फिर पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मोतीलाल मनारिया है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी की प्रथम महिला आत्मकथा लेखिका कौन है। जानकी देवी बजाज है, प्रतिभा अग्रवाल है, प्रभा खेतान है, या फिर रमणिका गुप्ता है। इसमें से ऑप्शन नंबर जो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हिंदी की प्रथम महिला आत्मकथा लेखिका जानकी देवी बजाज हैं। इन्होंने सन 1556 ईस्वी में मेरी जीवन यात्रा शीर्षक से अपनी आत्मकथा लिखा था। किसने? जानकी देवी बजाज ने। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। आचार्य शुक्ल जी की ऐतिहासिक दृष्टि क्या है। हिंदी कविता संबंधित ज्ञान को संकलित करती है, युग की परिस्थितियों को प्रमुखता प्रदान करती है, या फिर परंपरा का महत्व प्रतिष्ठित करती है, या फिर आर्थिक परिस्थितियों के संदर्भ में साहित्य की विकास प्रक्रिया को स्पष्ट करती है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर जो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, युग की परिस्थितियों को प्रमुखता प्रदान करती है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। कविता कौमुदी के संग्रहकर्ता कौन है। श्याम सुंदर दास है, राहुल संकृतायन है, नागेंद्र है, या फिर राम नरेश त्रिपाठी हैं। तो इसमें से ऑप्शन नंबर जो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, राम नरेश त्रिपाठी हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्यापति इनमें से किस रचना के आधार पर मैथिल कोकिल कहलाए। पदावली, कीर्त पताका, कीर्तिलता, या फिर उपयुक्त सभी। इसमें से ऑप्शन नंबर जो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। विद्यापति जो है मैथिल कोकिल कहलाए पदावली रचना के आधार पर। इन्होंने जो पदावली रचना किया हुआ है मैथिल भाषा में किया हुआ है। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। संदेश रासक किस प्रकार का काव्य है। प्रबंध काव्य है, खंड काव्य है, महाकाव्य है, या मुक्तक काव्य है। बताइए दोस्तों आप लोग, ये संदेश रासक जो है वह किस प्रकार का काव्य है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर जो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, खंड काव्य है। इसके लेखक जो है वह कौन है, अब्दुल रहमान है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। चंद्रबरदई को हिंदी का प्रथम महाकवि किसने माना है। बताइए, चंद्रबरदई को हिंदी का प्रथम महाकवि किसने माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है, राम कुमार वर्मा ने माना है, या फिर डॉक्टर नगेंद्र ने माना है। इसमें से ऑप्शन नंबर जो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने माना है। किसने माना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने माना। ऑप्शन नंबर ए सही है। दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट करके यह बताइएगा कि हिंदी का प्रथम, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। मीराबाई का मलाल किसकी कृति है। मीराबाई की, नंददास की, छेद स्वामी की, या फिर गोविंद स्वामी की। इसमें से ऑप्शन नंबर जो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मीराबाई की। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। अपने पौरुष से हताश जात के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था। यह कथन किसका है। रामचंद्र शुक्ल का है, विद्यानिवास मिश्र का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, या फिर नामवर सिंह का है। इसमें से ऑप्शन नंबर जो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। साधना के 3 अवयव बताए गए हैं, कौन कौन। कर्म, ज्ञान, और तीसरा कौन सा है, तंत्र है, मन है, वाणी है, या फिर भक्ति है। इसमें से ऑप्शन नंबर जो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, भक्ति। साधना के 3 अवयव
कर्म, ज्ञान और भक्ति बताए गए हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। राघव चेतन इनमें से किस सूफी काव्य का पात्र है? मधुमालती, मृगावती, पद्मावत और चंदायन। इसमें से ऑप्शन नंबर जो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। पद्मावत का पात्र है राघव चेतन। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। हिंदी दोस्तों भाषा निबंध मत मांजुल मातनोत किस कवि द्वारा रचित श्लोक का अंश है? वाल्मीकि, कालिदास, तुलसीदास या फिर जयदेव। इसमें से ऑप्शन नंबर जो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, तुलसीदास। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। निम्नलिखित में से वल्लभाचार्य के शिष्यों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? इनमें से दोस्तों वल्लभाचार्य के जो शिष्य थे कौन कौन थे? कुंभन दास थे, सूरदास थे, परमानंद दास थे, कृष्णदास थे। तो इसमें से दोस्तों नंददास और चतुर्भुज दास जो है वह वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं थे, बाकी वल्लभाचार्य के शिष्य थे, इसलिए ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा इसमें। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। विज्ञान गीता के रचयिता कौन है? सुंदर दास हैं, महाराज बीरबल हैं, नरोत्तम दास हैं या फिर केशव दास हैं। इसमें से ऑप्शन नंबर जो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, केशव दास हैं विज्ञान गीता के रचनाकार। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार किसकी पंक्ति है? सोमनाथ की, रसलीन की, पद्माकर की या फिर बिहारी की। इसमें से ऑप्शन नंबर जो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, रसलीन की काव्य पंक्ति है यह। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा कवि रीत मुक्त नहीं है? निम्न में से कौन सा कवि रीत मुक्त नहीं है? बोधा है, आलम है, ठाकुर है या फिर सेनापति है। इसमें से ऑप्शन नंबर जो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, सेनापति जो है रीत मुक्त कवि नहीं है। बाकी जो तीनों हैं वह रीत मुक्त कवि हैं। सेनापति जो है वह रीतबद्ध कवि हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। भिखारी दास की रचना है, इनमें से एक कौन सी रचना भिखारी दास की है? काव्य निर्णय है, काव्य सिंधु है, रस विवेक है या फिर चिंतामणि है। इसमें से ऑप्शन नंबर जो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, काव्य निर्णय जो है वह भिखारी दास की रचना है। बाकी तीनों रचना जो है वह भिखारी दास की नहीं है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें किसका समय सबसे बाद में है? इनमें से किसका समय सबसे बाद में है? तो केशव दास का जो समय है वह है 1555। कितना है? 1555 केशव दास का है। रहीम दास का 1553 है और घनानंद का 1889 है और पद्माकर का जो है वह है 1753। इसलिए ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, इनका समय सबसे बाद में है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऋतुवर्णन तो इनके ऐसा और किसी श्रृंगारी कवि ने नहीं किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किस कवि के लिए है? बिहारी के लिए, घनानंद के लिए, सेनापति के लिए या फिर पद्माकर के लिए। इसमें से ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, सेनापति के लिए यह कथन है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी पुनर्जागरण काल किसे कहा जाता है? छायावाद को, द्विवेदी युग को, भारतेंद्र युग को, प्रगतिवाद युग को। तो हिंदी का पुनर्जागरण काल जो है वह भारतेंद्र युग को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? भारतेंद्र युग को कहा, जबकि द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल कहा जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। नूरजहां प्रबंध काव्य के रचयिता हैं। कुतुबन है, सिया राम शरण गुप्त हैं, गुरु भक्त सिंह है या फिर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध है। इसमें से ऑप्शन नंबर जो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, गुरु भक्त सिंह है नूरजहां प्रबंध काव्य के रचनाकार। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुष्प की अभिलाषा नामक प्रसिद्ध कविता के रचयिता कौन है? माखनलाल शर्मा नवीन है, माखनलाल चतुर्वेदी हैं, ऑप्शन नंबर सी है। बालकृष्ण शर्मा नवीन है, रामधारी सिंह दिनकर है, राम नरेश त्रिपाठी हैं। इसमें से ऑप्शन नंबर जो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, माखनलाल चतुर्वेदी। इनकी जो एक अन्य बहुत ही प्रसिद्ध रचना है वह है कैदी और कोकिला। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। दिनकर की प्रसिद्ध काव्यकृत रसीम रथी की कथा वस्तु कहाँ से ली गई है? पूर्णतः कल्पित है, भागवत पुराण से ली गई है, रामायण से ली गई है या फिर महाभारत से ली गई है। इसमें से ऑप्शन नंबर जो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर
डी सही हो जाएगा महाभारत से ली गई है। दोस्तों इसका जो रचना काल का समय है वह है 1952 ईस्वी में। इसमें 7 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? 7 सर्ग हैं महाभारत इसमें रसिम रथी में। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन तार सप्तक का कवि है? इनमें से कौन एक तार सप्तक के कवि हैं? धर्मवीर भारती हैं, शेर बहादुर सिंह है, अज्ञेय है या फिर नरेश मेहता है? तो इसमें से ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अज्ञेय जो है वह तार सप्तक के कवि है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। लघुमानव की अवधारणा किसकी प्रवृत्तिगत विशेषता है? नई कविता की, दलित विमर्श की, प्रगतिवाद की या फिर छायावाद की? इसमें से ऑप्शन नंबर जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। नई कविता की प्रवृत्तिगत विशेषता है लघुमानव की अवधारणा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? बताइए हिंदी में ध्वनियाँ जो है वह कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की, 4 प्रकार की, 8 प्रकार की या फिर 6 प्रकार की? इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। हिंदी में ध्वनियाँ जो है वह 2 प्रकार की होती है। एक स्वर होता है और दूसरा व्यंजन होता है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऊष्म व्यंजन कौन सा है? इनमें से कौन सा ऊष्म व्यंजन है? हा है, ला है, जा है या फिर मा है? इसमें से ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। हा जो है ऊष्म व्यंजन है। दोस्तों तीनों सा और हा जो है ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। राम अयोध्या के राजा थे में कौन सा चिन्ह युक्त है? जो इसमें जो चिन्ह है ये कौन सा चिन्ह है? अल्प विराम, पूर्ण विराम, हंस पद या फिर रेखिका? इसमें से ऑप्शन नंबर जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पूर्ण विराम का चिन्ह का प्रयोग हुआ है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से शुद्ध शब्द बताना। इसमें से दोस्तों हमें शुद्ध शब्द बताना है। इसमें से शुद्ध शब्द कौन सा होगा? जो ऑप्शन से हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। उज्ज्वलन जो है वह शुद्ध शब्द है, बाकी तीनों जो है वह अशुद्ध शब्द है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? वर्तनी की दृष्टि से इसमें से कौन सा शब्द सही है? तो इसमें से जो ऑप्शन नंबर जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। स्वतंत्र जो है दोस्तों वह शुद्ध रूप है, बाकी तीनों जो है वह अशुद्ध रूप है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 81। शुद्ध शब्द रूप है, हमें इसमें भी शुद्ध शब्द रूप तो पहचानना है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दुर्विनार जो है वह शुद्ध शब्द का रूप है, बाकी तीनों जो है वह अशुद्ध रूप में लिखे गए हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। मना की भाववाचक संज्ञा क्या है? मना की भाववाचक संज्ञा क्या है? मनाही है, मनसा है, मन है या फिर मानस है? इसमें से ऑप्शन नंबर जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मनाही जो है मना का भाववाचक संज्ञा है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। गाय कौन सी संज्ञा है? गाय कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है या फिर द्रव्यवाचक संज्ञा है? इसमें से ऑप्शन नंबर जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। गाय जो है वह जातिवाचक संज्ञा है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। सर्वनाम में कुल कितने भेद होते हैं? 5 होते हैं, 6 होते हैं, 8 होते हैं या फिर 7 होते हैं? तो हम सभी लोग जानते हैं सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये 6 प्रकार होते हैं सर्वनाम के। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। मैं जा रहा हूँ डैश चिंता मत करना। इसमें से जो डैश इसमें क्या भरा जाएगा? मैं जा रहा हूँ अपनी चिंता मत करना या फिर मैं जा रहा हूँ अपुन की चिंता मत करना या फिर मैं जा रहा हूँ मेरी चिंता मत करना या फिर मैं जा रहा हूँ मुझकी चिंता मत करना? तो इसमें से ऑप्शन नंबर जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मैं जा रहा हूँ मेरी चिंता मत करना, यही ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैताल पचीसी किस विशेषण का उदाहरण है? अपूर्ण संख्यावाचक, पूर्ण संख्यावाचक, क्रमवाचक या फिर समुदायवाचक? इसमें से ऑप्शन नंबर जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। समुदायवाचक। क्या सही हो जाएगा? समुदायवाचक। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। दुबई कितना सुंदर देश है रेखांकित पद है। सुंदर जो है वह क्या है? प्रविशेषण है, संख्यावाची विशेषण है, परिणामवाचक विशेषण है या फिर विधेय विशेषण है? इसमें से ऑप्शन नंबर जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा।
विधेय विशेषण है। क्या है? सुंदर जो है वह विधेय विशेषण है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद हैं। बताइए रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं? 3 हैं, 2 हैं, 5 हैं या फिर 4 है? इसमें से ऑप्शन नंबर जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। रचना की दृष्टि से क्रिया के 2 भेद हैं। कौन कौन से? सकर्मक और आकर्मक। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। धातु किसे कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को, क्रिया के समान रूप को, क्रिया के संपूर्ण रूप को या फिर क्रिया के उत्तर रूप को? इसमें से ऑप्शन नंबर जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। धातु जो है क्रिया के मूल रूप को कहते हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में अव्यय है, बताइए इनमें से कौन सा अव्यय शब्द है? भारत है, श्याम है, दक्षिण है या फिर आ है? इसमें से ऑप्शन नंबर जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। आ जो है अव्यय शब्द है। अव्यय शब्द ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के कारण कोई विकार नहीं होता है, उसे अव्यय कहते हैं। इसमें से ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। माँ सुबह नाश्ता बनाती है, इनमें से कौन सा क्रिया विशेषण है? कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक या फिर परिणामवाचक? इसमें से ऑप्शन नंबर जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा कालवाचक। जहाँ समय की बोध हो वहाँ कालवाचक क्रिया विशेषण होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द बताना है, इसमें से कौन एक पुल्लिंग शब्द है? चाहत, रंगत, मेहनत या फिर आहार? इसमें से ऑप्शन नंबर जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। आहार जो है वह पुल्लिंग शब्द है, बाकी तीनों जो है वह स्त्रीलिंग शब्द हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। शब्द के जिस रूप से एक ही वस्तु का बोध हो उसे क्या कहते हैं? वचन कहते हैं, एक वचन कहते हैं, अनेक वचन कहते हैं या फिर बहुवचन कहते हैं? इसमें से ऑप्शन नंबर जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। शब्द के जिस रूप से एक ही वस्तु का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, क्वेश्चन नंबर 94 है। वह आई तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना। वह आई तो उसे मेरी चिट्ठी दे देना कौन सा काल है? संदिग्ध वर्तमान काल है, संभाव्य वर्तमान काल है, तत्कालिक वर्तमान काल है या फिर सामान्य वर्तमान काल है? तो क्वेश्चन नंबर 94 का ऑप्शन नंबर जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। संभाव्य वर्तमान काल है। क्या है? संभाव्य वर्तमान काल है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। वृक्षों से पत्ते झड़ते हैं, कौन सा कारक है? कर्ता कारक है, संप्रदाय कारक है, अधिकरण कारक है या फिर अपादान कारक है? इसमें से ऑप्शन नंबर जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अपादान कारक है। अपादान कारक अलगाव के भाव का बोध कराता है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसने टेढ़ी चाल चली, उसने टेढ़ी चाल चली वाक्य में कौन सा कारक है? कर्म कारक है, संबंध कारक है, कर्ता कारक है या फिर अधिकरण कारक है? इसमें से ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा जो कर्ता कारक है। उसने टेढ़ी चाल चली जो है वह कर्ता कारक है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंगीठी का तत्सम है, बताइए इनमें से कौन एक अंगीठी का तत्सम रूप है? इसमें से ऑप्शन नंबर जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अग्निष्ठिका जो है अंगीठी का तत्सम रूप है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। तद्भव शब्द का चयन करना है, इसमें से कौन सा एक जो है तद्भव शब्द है? सुर है, निडर है, गति है या फिर कमल है? इसमें से ऑप्शन नंबर जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। निडर जो है वह तद्भव शब्द है, इसका तत्सम शब्द निर्दर होता है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। उपसर्ग से संबंधित सूत्र है, इनमें से कौन सा एक उपसर्ग से संबंधित सूत्र है? तो दोस्तों इसमें से ऑप्शन नंबर जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। प्रत्यय जो है उपसर्ग का सूत्र है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं। वैज्ञानिक शब्द में प्रत्यय लगा है, वैज्ञानिक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? क प्रत्यय लगा है, इक प्रत्यय लगा है, आई प्रत्यय लगा है या फिर इक प्रत्यय लगा है? इसमें से ऑप्शन जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। इक प्रत्यय लगा है। क्या लगा है? इक प्रत्यय लगा है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। आविर्भाव का विपरीतार्थक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? अंतर्धान है, सुप्त है, समभाव है या फिर तिरोभाव है? तो आविर्भाव का जो
विलोम शब्द होगा वह होगा तिरोभाव। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 देखते हैं। गुड़ शब्द का विलोम है। गुड़ शब्द का विलोम क्या है? दोष है, गुड़ है, गृहस्थ है, गुड़ा है। इसमें से ऑप्शन नंबर जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, दोष है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। गगन, नभ, अवन या फिर अंबर। तो इसमें से ऑप्शन नंबर जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अवन जो है वह आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बाकी तीनों जो है आकाश के पर्यायवाची शब्द है। अवन का अर्थ होता है पृथ्वी। अवन का क्या अर्थ होता है? पृथ्वी। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प दूध का पर्याय नहीं है? इनमें से कौन सा एक दूध का पर्याय नहीं है? दुग्ध यह पर्यायवाची है दूध का। पय यह भी पर्यायवाची है दूध का। गौरस यह भी पर्यायवाची है दूध का। जबकि अमी जो है वह दूध का पर्यायवाची नहीं है। दूध का पर्यायवाची दुग्ध, पय और गौरस है। अमी जो है वह किसका पर्यायवाची है? अमी जो है अमृत का पर्यायवाची है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंबर का अर्थ आकाश होता है। अंबर का अर्थ आकाश होता है। अंबर का अन्य अर्थ क्या होता है? वस्त्र होता है, सूर्य होता है, मोक्ष होता है या फिर स्वर्ण होता है। इसमें से ऑप्शन नंबर जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, वस्त्र होता है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पानी की जगह प्रयुक्त नहीं हो सकता? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है पानी की जगह प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? इज्जत, पंख, चमक या फिर जल। इसमें से ऑप्शन जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। पंख जो है वह पानी की जगह प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। बाकी तीनों जो है पानी की जगह प्रयुक्त किए जा सकते हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। सही अर्थ वाला शब्द युग्म कौन सा है? इनमें से कौन सा सही अर्थ वाला युग्म शब्द है? इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन से हो जाएगा? इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आकार, आकार जो है खान और आकृति का सही शब्द रूप है। सही शब्द युग्म है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 108। अब्ज का अर्थ कमल होता है। अब्ज का अर्थ कमल होता है, परंतु इसके समरूपी शब्द अब्ज का अर्थ क्या होता है? रूप होता है, अवयव होता है, आवाज़ होता है या फिर बादल होता है। इसमें से ऑप्शन नंबर जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, बादल होता है। क्या होता है? बादल होता है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अल्पाहारी शब्द के लिए उचित वाक्यांश छांटिए। अल्पाहारी के लिए उचित वाक्यांश क्या होगा? जो कंदमूल खाता हो, जो फल खाता हो, जो पकवान खाता हो या फिर जो कम खाता हो। अल्पाहारी से संबंधित वाक्यांश है जो कम खाता हो। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा इसमें। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 111 देखते हैं। पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए प्रयुक्त एक शब्द है। अनुत्तर, अनुगामी या फिर अनुगामनी या फिर अनुवर्ती। इसमें से ऑप्शन जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, अनुगामी। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए शब्द अनुगामी होगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। संधि के 3 भेद होते हैं। स्वर संधि होते हैं, इसके अलावा कौन कौन से संधि होते हैं? व्यंजन विसर्ग होते हैं, यड़ आयाद होते हैं, आयाद व्यंजन होते हैं या फिर व्यंजन यड़ होते हैं। इसमें से ऑप्शन नंबर जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। संधि के 3 भेद स्वर संधि होते हैं, व्यंजन संधि होते हैं और विसर्ग संधि होते हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। इति प्लस आदि, इति प्लस आदि इत्यादि में कौन सी संधि है? यड़ संधि है, दीर्घ संधि है, गुण संधि है या फिर आयाद संधि है। क्वेश्चन नंबर 112 का ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, यड़ संधि है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। समाज के पदों को अलग करने को क्या कहा जाता है? समाज के पदों को अलग करने को क्या कहा जाता है? विच्छेद कहा जाता है, बदलाव कहा जाता है, विग्रह कहा जाता है या फिर विभक्ति कहा जाता है। इसमें से ऑप्शन जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। समाज के पदों को अलग करने को विग्रह कहा जाता है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजकुमार में कौन सा समास है? तत्पुरुष समाज, कर्मधारय समाज, द्वंद्व समाज या फिर बहुब्रीहि समाज। इसमें से ऑप्शन जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, तत्पुरुष समाज। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 115 देखते हैं।
कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य का उदाहरण है? इनमें से एक कौन सा वाक्य है जो संयुक्त वाक्य का उदाहरण है? ना कोई आया ना कोई गया, वह जैसे आया वैसे ही गया, वह आया और गया, वह आया तभी तो गया। इसमें से ऑप्शन जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। वह आया और गया जो है वह संयुक्त वाक्य है, बाकी तीनों जो है वो क्या है? मिश्र वाक्य है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 116 देखते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वाक्य पहचानना है। इनमें से कौन सा जो है शुद्ध वाक्य है? मैंने 3 कुर्सियां खरीदी, या फिर मेरे भाई के शादी के लिए अनेकों प्रस्ताव आए, दादी का प्राण निकल गया, या फिर 4 आदमी के लिए खाना बना दो। इसमें से जो सही ऑप्शन होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, मैंने 3 कुर्सियां खरीदी, सही ऑप्शन होगा। ठीक है दोस्तों, मेरे भाई की शादी के लिए दोस्तों अनेकों नहीं अनेक प्रस्ताव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अनेक प्रस्ताव होना चाहिए। इसके अलावा दादी के, इसमें क्या होना चाहिए? दादी के प्राण निकल गया नहीं निकल गए होना चाहिए। इसके अलावा इसमें क्या होगा? 4 आदमी नहीं आदमियों के लिए होगा। इसमें क्या होगा? 4 आदमी के लिए नहीं आदमियों के लिए होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसमें। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप निसंकोच चले जाओ, इस वाक्य में त्रुटि सुधारने के लिए निम्न में से सही वाक्य बताना है हमें। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसमें से ऑप्शन जो सही हो जाएगा, इसमें से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आप निसंकोच चले जाइए, ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 118 देखते हैं। सहृदय की अवधारणा किस संप्रदाय से संबंध है? सहृदय की अवधारणा किस संप्रदाय से संबंध है? ध्वनि से, अलंकार से, रस से, या फिर वक्रोक्त से? इसमें से ऑप्शन नंबर जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, रस संप्रदाय से संबंधित है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। करुण रस का अस्थायी भाव क्या है? उत्साह है, शोक है, हास्य है, या फिर रति है? इसमें से ऑप्शन नंबर जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। करुण रस का अस्थायी भाव शोक होता है, वीर रस का अस्थायी भाव उत्साह होता है, जबकि श्रृंगार रस का अस्थायी भाव रति होता है, और हास्य रस का अस्थायी भाव हास्य होता है। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। चरण में वर्णों की संख्या कम से अधिक के आधार पर इन वर्णित छंदों का सही अनुक्रम कौन सा होगा? दोस्तों बताइए आप, इनमें से सही अनुक्रम कौन सा होगा? इसमें से जो सही ऑप्शन होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी। इंद्र ब्रजा में 11 वर्ण होते हैं। कितने होते हैं? 11 वर्ण होते हैं। जबकि वसंत तलिका में 14 वर्ण होते हैं। मध्यक्रांता में 17 वर्ण होते हैं। शार्दुल विक्रीडित में कितने वर्ड होते हैं? 19 वर्ड होते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अवध शिला का उर पर था गुरुभार। अवध शिला का उर पर था गुरुभार, तिल तिल कट रही थी दृग जलधार। इस उदाहरण में प्रयुक्त छंद कौन सा है? इसमें प्रयुक्त छंद कौन सा है? दोहा है, सोरठा है, बरवे है, या फिर गीतिका है? इसमें से ऑप्शन जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, बरवे है। क्या है? बरवे है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 122 देखते हैं। भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न करते हैं रस, अलंकार, गुण, या फिर छंद? इसमें से ऑप्शन जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 से हो जाएगा, अलंकार। भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य अलंकार उत्पन्न करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 से हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा अर्था अलंकार का भेद नहीं है? इनमें से कौन सा एक है जो अर्था अलंकार का भेद नहीं? उपमा है, अतिशोक्ति है, रूपक है, या फिर यमक है? इसमें से ऑप्शन जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यमक अलंकार जो है वह अर्था अलंकार का भेद नहीं है, बाकी तीनों जो है अर्था अलंकार के भेद हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 124 देखते हैं। व्यापार में ज़्यादा धन लगाने की सीख न मानकर राजन ने अपने पैरों पर आप ही कुल्हाड़ी मान ली। उपयुक्त दोस्तों जो रेखांकित शब्द है इसका दोस्तों जो मुहावरे का जो है दोस्तों, इसका दोस्तों अर्थ क्या होगा? कष्ट सहना, अपना नुकसान खुद करना,
बीमारी बुलाना या फिर काम करते हुए नुकसान होना। तो इसमें से ऑप्शन नंबर जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अपना नुकसान खुद करना। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अपना नुकसान खुद करना, अपने पैरों पर आप ही कुल्हाड़ी मारने का अर्थ है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। आँख न दीदा काढ़े कसीदा लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? बहुत निपुण बनना, साधन न होने पर भी काम कर लेना, या फिर सर्वदा अयोग्य, योग्यता न रहने पर भी काम करने की सेखी मारना। इसमें से ऑप्शन जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, योग्यता न रहने पर भी काम करने की सेखी मारना। आँख न दीदा काढ़े कसीदा लोकोक्तियों का अर्थ है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 126 देखते हैं। हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है? हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है? सतसई है, रामलला नहछू है, पृथ्वीराज रासो है, या फिर आल्हा खंड है? आल्हा उदल है, दोस्तों आल्हा खंड नहीं, आल्हा उदल होगा। इसमें से ऑप्शन जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ माना जाता है। दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य ग्रंथ किसने माना हुआ है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूरदास के गुरु कौन थे? माधवाचार्य, शंकराचार्य, व्यासाचार्य, या फिर वल्लभाचार्य? इसमें से ऑप्शन जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, वल्लभाचार्य जो है सूरदास के गुरु थे। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। हल्दी घाटी के रचनाकार कौन है? बताइए हल्दी घाटी के रचनाकार कौन है? राणा प्रताप है, हरिऔध है, श्याम नारायण पांडे है, या फिर सोहनलाल द्विवेदी है? इसमें से ऑप्शन जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, श्याम नारायण पांडे हैं हल्दी घाटी की रचनाकार। यह काव्य विधा की रचना है हल्दी घाटी। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। मधुशाला किसके द्वारा रचित है? महादेवी वर्मा, मैथिली शरण गुप्त, हरिवंश राय बच्चन, या फिर सुमित्रा नंदन पंत? इसमें से ऑप्शन जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, हरिवंश राय बच्चन। इसका जो रचनाकाल समय है मधुशाला का वह है 1935। इसके अलावा इन्होंने मधुबाला जिसका समय है 1936 और मधुकलश जो है 1937 में इनके अन्य रचना है। किसके? हरिवंश राय बच्चन है। इन्हें हालावाद का प्रवर्तक कहा जाता है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सी रचना ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं है? इनमें से कौन सी एक रचना है जो ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं है? यामा, चितंबरा, उर्वशी, या फिर बुनी हुई रस्सी? तो उर्वशी जो है यामा पुरस्कार से सम्मानित है, चितंबरा भी यामा पुरस्कार से सम्मानित है, और यामा भी पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित, जबकि बुनी हुई जो रस्सी है वह ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, बुनी हुई रस्सी जो है यह जो रचना है यह है भवानी प्रसाद मिश्र की। इसी रचना पर भवानी प्रसाद मिश्र को 1972 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। सन 1974 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त शिवमंगल सिंह सुमन की रचना मिट्टी की बारात किस विधा की कृति है? नाटक, काव्य, उपन्यास, या फिर कथा? इसमें से ऑप्शन जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, काव्य विधा की रचना है मिट्टी की बारात, शिवमंगल सुमन की रचना है यह। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 132 देखते हैं। इनमें से कौन सी रचना प्रसिद्ध कथाकार मन्नू भंडारी की नहीं है? इनमें से कौन सी रचना जो है मन्नू भंडारी की नहीं है? यही सच है, अकेली, नई नौकरी, या फिर पिंजरे की उड़ान? इसमें से ऑप्शन जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, पिंजरे की उड़ान जो है यह मन्नू भंडारी की रचना नहीं है बल्कि यशपाल की रचना है। बाकी तीनों जो रचनाएं हैं यह मन्नू भंडारी की रचना है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। जंगल जहाँ शुरू होता है, बताइए जंगल जहाँ शुरू होता है उपन्यास के रचयिता कौन है? भीष्म साहनी, नरेंद्र कोहली, राजेंद्र यादव, संजीव? इसमें से ऑप्शन नंबर जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, संजीव की उपन्यास है जंगल जहाँ शुरू होता है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। 55 खंभे लाल दीवारें, 55 खंभे लाल दीवारें की लेखिका कौन है? निरुपमा सुवती हैं, मन्नू भंडारी हैं, कृष्णा सुबाती हैं, या फिर उषा प्रियंदा है? इसमें से ऑप्शन जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, उषा प्रियंदा है 55 खंभे लाल दीवारें की रचनाकार। यह इनका एक उपन्यास है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक बांग्ला भाषा से अनुदित है?
विद्या सुंदर, चंद्रावली, हिंदी नई चाल में ढली, या फिर कवि वचन सुधा। इसमें से ऑप्शन जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। विद्या सुंदर जो है वह भारतेंदु हरिश्चंद्र का बांग्ला भाषा से अनुदित नाटक है दोस्तों, जबकि जो कि इनकी चंद्रावली जो है यह इनका मौलिक नाटक है। क्या है? इनका मौलिक नाटक है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेशमी टाई एकांकी संग्रह के रचयिता कौन है? वेद प्रताप वैदिक है, राम कुमार वर्मा है, अमृता प्रीतम है, या फिर रमाशंकर शर्मा रसाल है। इसमें से ऑप्शन जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा है रेशमी टाई एकांकी संग्रह के लेखक। इनकी जो अन्य प्रसिद्ध एकांकी है वह है पृथ्वीराज की आंखें कौमुदी महोत्सव। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले आत्मकथा हिंदी में किसने लिखा? दोस्तों यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हिंदी में सर्वप्रथम आत्मकथा किसने लिखा? श्याम सुंदर दास ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, राधा कृष्णन ने, या फिर जवाहरलाल नेहरू ने। तो इसमें से ऑप्शन जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। श्याम सुंदर दास ने सर्वप्रथम क्या लिखा था? आत्मकथा लिखा था। इनकी जो आत्मकथा है वह है मेरी आत्मकहानी नाम से लिखा हुआ था सन 1941 ईस्वी में। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपनी वापसी कहानी संग्रह किसका है? अपनी वापसी कहानी संग्रह किसका है? मणिक मोहिनी का है, चित्रा मृदुगल का है, सुधा अरोड़ा का है, या फिर सूर्यबाला का है। इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चित्रा मृदुगल का है। किसका है? चित्रा मृदुगल का है। इनकी जो अन्य कहानी संग्रह है वह है जगदम्बा बाबू गाँव आ रहा है। इनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी संग्रह है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 139 देखते हैं। मिर्जा गालिब किस शासक के दरबारी कवि थे? बहादुर शाह जफर के, अकबर के, हुमायूं के, या फिर शाहजहां के। इसमें से ऑप्शन जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बहादुर शाह जफर के दरबारी कवि थे कौन? मिर्जा गालिब। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में प्रसिद्ध अनुवाद किसने किया? धर्मवीर भारती ने, प्रभाकर माचवे ने, सियाराम शरण गुप्त ने, या फिर राजा लक्ष्मण सिंह ने। इसमें से ऑप्शन जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। राजा लक्ष्मण सिंह ने अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में अनुवाद किया। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वर्ग की झलक, अंधी गली के लेखक इनमें से कौन से हैं? बताइए, स्वर्ग की झलक और अंधी गली के लेखक कौन है? उपेंद्र नाथ अस्क हैं, उदय शंकर भट्ट हैं, वृंदावन लाल वर्मा है, या फिर लक्ष्मी नारायण मिश्र है। तो इसमें से ऑप्शन जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उपेंद्र नाथ अस्क स्वर्ग की झलक और अंधी गली के लेखक हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुझे चाँद चाहिए, मुझे चाँद चाहिए की रचनाकार कौन है? काशीनाथ सिंह है, सुरेंद्र वर्मा है, मुक्तिबोध है, या फिर श्रीलाल शुक्ल है। तो इसमें से ऑप्शन जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सुरेंद्र नाथ शर्मा है मुझे चाँद चाहिए। यह इनका एक उपन्यास है जो दोस्तों इसी उपन्यास पर सुरेंद्र शर्मा को 1996 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुकुल की बीबी किसकी रचना है? केदारनाथ सिंह की, धर्मवीर भारती की, कमल भारती की, या फिर निराला की। इसमें से ऑप्शन जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। निराला की एक कहानी है सुकुल की बीबी। दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का अपूर्व उपन्यास कौन सा है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है? अज्ञेय की है, मुक्तिबोध की है, जयशंकर प्रसाद की है, या फिर दिनकर की है। इसमें से ऑप्शन जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही दोस्तों इसमें से ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दिनकर। संस्कृत के 4 अध्याय जो है वह दिनकर की रचना है। किसकी? रामधारी सिंह दिनकर की। इनकी जो अन्य महत्वपूर्ण रचना है कौन कौन सी है? रेणुका है, उर्वशी है, कुरुक्षेत्र है, रसीम रथी है, परशुराम की प्रतीक्षा है। ये सभी रचनाएं रामधारी सिंह दिनकर की है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अवरोही क्रम कौन सा है? बताइए, प्रकाशन वर्ष के अनुसार जो है सही अवरोही क्रम कौन सा है? तो इसमें सर्वप्रथम कौन सी रचना आएगी? सर्वप्रथम जो आएगा संध्या गीत आएगा। इसका जो रचना काल जो प्रकाशन वर्ष है वह है 1936 ईस्वी। इसके बाद जो है नीरजा है, इसका जो प्रकाशन वर्ष है 1935 है, और रसीम का प्रकाशन वर्ष 1932 है, और निहार का प्रकाशन वर्ष जो है वह है 1930 ईस्वी। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। जो हम लोग प्रैक्टिस सेट संख्या 11 में देखे थे दोस्तों, जो गद्यांश वही गद्यांश इसमें भी है। चलिए दोस्तों आप लोग गद्यांश देख लीजिएगा, हम सीधा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या है, कौन सी कला श्रेष्ठ मानी गई है? इनमें से कौन सी कला श्रेष्ठ मानी गई? जो कलावाद पर आधारित हो, जो प्रकृति का चित्रण करती हो, जो कल्पना पर आधारित हो, या फिर जो जीवन उपयोगी हो। तो दोस्तों इसमें से जो सही हो जाएगा, जीवन के लिए उपयोगी कला ही श्रेष्ठकर है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जो जीवन में उपयोगी हो। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आप लोग पद देख लीजिएगा, क्योंकि पद दोस्तों अगले जो प्रैक्टिस 11 में कराए थे वही है सेम। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। किस पंक्ति में कहा गया है कि हिमालय शक्ति की ज्वालाओं का ढेर है? किस पंक्ति में कहा गया है कि हिमालय शक्ति की ज्वालाओं का ढेर है? युग युग अजय निर्बद्ध मुक्त, या फिर मेरे भारत के दिव्य भाल, या फिर पौरुष के पूंजीभूत ज्वाल, या फिर साकार दिव्य गौरव विराट। इसमें से ऑप्शन जो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पौरुष के पूंजीभूत ज्वाल। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। हम सांस के साथ क्या लेते हैं? इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, हम सांस के साथ ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। क्या ऑक्सीजन लेते हैं दोस्तों? पहली पंक्ति में है हम श्वसन द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 149 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 149 है, अमेरिकी शिक्षकों के बारे में कौन सी बात सही है? अमेरिकी शिक्षकों के बारे में कौन सी बात सही है? वे सच्चों के साथ सही तरह की बात करते हैं, वे बच्चों को सभी तरह की बात करने देते हैं, वे बच्चों के साथ सभी तरह की बात नहीं करते हैं, वे बच्चों के साथ रोचक विषयों के बारे में बात करते हैं, वे बच्चों के साथ रोचक विषयों के बारे में बात करते हैं। इसमें से जो सही ऑप्शन होगा, सही ऑप्शन नंबर सी होगा, वे बच्चों के साथ सभी तरह की बात जो है नहीं करते हैं। क्या करते हैं? सभी तरह की बात नहीं करते, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 150 देखते हैं और इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षक का काम है, बताइए इसमें से शिक्षक का काम क्या है? विद्यार्थी को स्वयं से परिचित कराना, विद्यार्थी को दूसरों से परिचित कराना, विद्यार्थियों को विषयों से परिचित कराना, या फिर विद्यार्थियों को शिल्प कला से परिचित कराना, या फिर विद्यार्थियों को शिल्प कला से परिचित कराना। तो इसमें से ऑप्शन नंबर दोस्तों डी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी भी नहीं। इसमें से ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, विद्यार्थियों को स्वयं से परिचित कराना शिक्षक का काम होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसमें ए सही हो जाएगा। ठीक दोस्तों ये वीडियो यही समाप्त हो रहा है। यदि मेरा वीडियो आप सभी लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। दोस्तों इसके अलावा एक चीज़ हम आपको और बता दें दोस्तों, इसका जो हम दोस्तों फर्स्ट पेपर है, इसका फर्स्ट पेपर भी कराएंगे, लगभग 10 प्रैक्टिस सेट कराएंगे। ठीक दोस्तों।